वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 8 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, रेसिंग ट्रैक दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। लेफ्ट और राइट सिरे जो हैं वो सेमी सर्किल है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, यानी ये जो आकृति हमें दी गई है, सबसे पहले तो हम इसके बाएं और दाएं सिरों को अलग कर देते हैं। ये इस तरह से लाइन खींच दी हमने, एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दी। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले इन बिंदुओं के हम नाम लिख देंगे। देखिए, इसका नाम हम ए लिख देते हैं, इस वाले बिंदु को हम बी मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को हम सी मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को हम डी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस वाले बिंदु को, इस बिंदु को हम ई मान लेते हैं, इस बिंदु को हम एफ मान लेते हैं, इस बिंदु को हम जी मान लेते हैं और इस बिंदु को हम एच मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन खींच करके हमने दोनों अर्धवृत्तों को अलग अलग कर लिया। अब अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त भी हमें दो अर्धवृत्त नजर आ रहे हैं इधर, एक ये वाला और एक ये वाला। तो छोटा वाला जो अर्धवृत्त है, इसमें एक पॉइंट हमने ले लिया आई, यहां पे आई लिख देंगे। ठीक है, और बाहर वाला जो है उसको हम जे लिख देते हैं, जे लिख देते हैं, आई जे। ठीक है, बाहर वाले वृत्त में, अर्धवृत्त में एक पॉइंट ले लेते हैं जे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो अर्धवृत्त है इसमें ले लेते हैं, अंदर वाले अर्धवृत्त में पॉइंट ले लेते हैं हम के, और बाहर वाले अर्धवृत्त में ले लेते हैं एल, एल। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, ये तो नंबरिंग हमने लिख ली, नाम लिख लिए। अब लिख रहा है दोनों आंतरिक
दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, आंतरिक की बात हो रही है, यानी अंदर वाली जो लाइन है ये बी एफ और नीचे सी जी, ये जो रेखाखंड है आंतरिक रेखाखंड है, इनके बीच की दूरी यानी ये जो दूरी है ये कितनी दे रखी है? 60 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 60 मीटर। आंतरिक की बात हो रही है। अगर आंतरिक दूरी 60 मीटर है, ठीक है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। लंबाई बी से एफ तक की, ये जो रेखाखंड है बी एफ और सी जी, इसकी लंबाई दे रखी है 106, लंबाई 106 दे रखी, ठीक है, 106 मीटर, ठीक है। और यह पथ यदि 10 मीटर चौड़ा है, पथ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, यानी ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, ठीक है। यानी अगर बाह्य बाउंड्री की हम बात करें तो ये बाह्य बिंदु की बात करें तो बाह्य जो समांतर रेखाखंड हैं, उनकी दूरी कितनी हो गई? 60 + 20 यानी 80 हो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, क्या याद करना है। नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारा कोई सा भी मान लीजिए पॉइंट, आंतरिक की बात कर रहे हैं, अंदर वाली लाइन देखिए आप, मान लीजिए बिंदु बी पर हम हैं और बी से चलेंगे एफ तक, फिर एफ से बाद में अर्धवृत्त पे चलेंगे और अर्धवृत्त के बाद में फिर वापस से जी से सी तक चलेंगे और सी के बाद में वापस से जो अर्धवृत्त है हमारा CIB, ये जो अर्धवृत्त है इस पे चलेंगे और बी तक पहुंचेंगे। तो ये जो पूरा एक राउंड हमने काटा है, इस राउंड में जो दूरी तय की गई है वो दूरी हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें कौन सी दूरी ज्ञात करनी है। नंबर 1 हमें दूरी ज्ञात करनी है, देखिए बी से एफ तक की दूरी प्लस अर्धवृत्त, आंतरिक जो अर्धवृत्त है FKG, अर्धवृत्त को लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। बीच में एक बिंदु ले लेते हैं कोई सा भी और उसके आधार पर लिखते हैं FKG प्लस G से C तक की दूरी, GC प्लस फिर से अर्धवृत्त CIB, ये दूरी, ठीक है। ये टोटल जो दूरी होगी ये इसके बराबर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए BF की बात करें तो BF 106 है, 106, B से F तक की दूरी 106 दी हुई है हमें सवाल में, प्लस FKG अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और अगर हमें सिर्फ इस चाप की बात कर रहे हैं, चाप का निकालना है तो उसका मतलब अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दिया तो 2 से 2 कट गया तो πr हो गया, ठीक है। प्लस FG कितना है 106, सॉरी GC ये 106 दे ही रखी है हमें, समांतर भुजाएं 106 दे ही रखी, प्लस CIB ये दूसरा जो अर्धवृत्त है इसकी परिधि बतानी है, दूसरे अर्धवृत्त की परिधि बतानी है, वो भी सेम इसी तरह से 2πr बटा 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब देखिए
अब यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि r बराबर क्या है, r की वैल्यू क्या है, अर्धवृत्त में रेडियस क्या है। अब देखिए आंतरिक अर्धवृत्त की बात हो रही है, तो आंतरिक अर्धवृत्त में दोनों समांतर का जो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी देखिए 60 मीटर, और ये दूरी क्या है, हकीकत में इस अर्धवृत्त का व्यास है। यानी अर्धवृत्त का व्यास जो है B से C तक की जो दूरी है, अर्धवृत्त का व्यास जो है B से C तक की जो दूरी है उसका आधा रेडियस होगा। अर्धवृत्त का व्यास B से C तक की दूरी दे रखी है 60 मीटर, तो इसमें 2 का भाग लगा दिया तो 30 मीटर हमारी रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई 30 मीटर। 30 मीटर समझ में आई बात? क्यों आई? अर्धवृत्त की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या की। त्रिज्या यहां पे त्रिज्या नहीं दे रखी है, हमें व्यास दे रखा है बी और सी, बी सी, और हमें बता रखी है दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर, तो बी सी व्यास हो गया 60 मीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो यानी अगर बी सी में 2 का भाग लगाया तो हमें 30 प्राप्त हो गया, तो त्रिज्या हमें 30 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 106 तो ये क्यों रहने देंगे, प्लस पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना 30, प्लस 106 प्लस वही पाई 22/7 इंटू आर यानी 30। ठीक है, अब 22 इंटू 30, 22 इंटू 30 करते हैं हम, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 660। 660 तो ये क्या हो गया हमारे पास में 106 प्लस 660/7 प्लस 106 प्लस 660/7। ठीक है, अब 660 में अगर हम 7 का भाग लगा दें तो कितना आएगा 94.29। 94.29 तो हम क्या कर देंगे 106 प्लस 94.29 प्लस 106 प्लस 94.29, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यानी इन सबको हम जोड़ दें 106 इंटू 106 और 106, ये तो हो गए हमारे कितने 212। 212, अब 212 में अगर हम 94.29 जोड़ें और फिर वापस से उसके अंदर 94.29 जोड़ें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 400.58 बराबर टोटल योग आ गया 400.58। तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी हो गई 400.58 मीटर। 58 मीटर, तो पहला जवाब तो हमारे पास में आ गया, क्या आ गया 400.58 मीटर। अब बात करेंगे हम दूसरे सवाल की, जिसमें हमें कहा गया है पथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए पथ के क्षेत्रफल से हमारा मतलब क्या है, देखिए पथ के क्षेत्रफल से मतलब हमारा क्या है, देखिए पथ के क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें आ रही हैं। अगर हम पथ के क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास में क्या क्या चीजें आ रही हैं, 2 तो आयत आ रही हैं, ये देखिए 2 तो हमारे पास में आयत आ रही है, ये ABFE, एक तो ये वाला आयत और दूसरी CDHG ये वाली आयत, 2 तो हमारे पास में आयत आ रही है। पथ का क्षेत्रफल मतलब दोनों आयत का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों, क्योंकि लंबाई भी बराबर है चौड़ाई भी बराबर है। लंबाई 106 दे रखी है और चौड़ाई इसकी पथ की 10 दे रखी है, तो दोनों आयतों का क्षेत्रफल समान है, तो 2 तो हमारे पास में आयत हैं, तो 2 इंटू आयत, आयत का नाम भी लिख देता हूं
ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, दो आयत हैं ए बी एफ ई के नाप के, ठीक है। तो 2 इंटू आयत ए बी एफ ई, ठीक है, इनका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल प्लस दो हमारे पास में क्या है, अर्धवृत्ताकार पथ है, अर्धवृत्ताकार पथ, 2 इंटू अर्धवृत्ताकार पथ, अर्धवृत्ताकार पथ। अब अर्धवृत्ताकार पथ का हम कैसे निकालते हैं, ये समझने वाली चीज है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल तो सिंपल है, क्या, 2 इंटू आयत की लंबाई, लंबाई कितनी है 106, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 10 इंटू 10, ठीक है। ये तो 2 इंटू ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, प्लस अब हमें करना है 2 इंटू अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखिए समझने की चीज है ये। अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल आएगा कि देखिए इसमें दो अर्धवृत्त हैं, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं एक आंतरिक अर्धवृत्त है, एक बाह्य अर्धवृत्त है, ठीक है। अगर हम बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो इस पथ का क्षेत्रफल आ जाता है, अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। यानी अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर रहे हैं हम, बाह्य या बाहरी, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेमी सर्किल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी या अंदरूनी, आंतरिक, आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो यहां पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि बाह्य अर्धवृत्त का व्यास, व्यास कितना है, देखिए दोनों के बीच की दूरी, आंतरिक की बीच की दूरी दे रखी है 60, पथ की दूरी दे रखी है 10, तो 10 तो ऊपर वाला और 10 नीचे वाला, तो व्यास हो गया 10, 60 प्लस 10 प्लस 10 यानी 80, 80 इक्वल्स टू 80। अब व्यास 80 है तो बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, रेडियस क्या हो गई, बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से बता देते हैं, आर। तो आर हो गई 80/2 यानी 40, ठीक है। इसी तरह से चूंकि आंतरिक, आंतरिक की भी बात कर लो, आंतरिक अर्धवृत्त का व्यास कितना दे रखा है हमें, 60 दे रखा है, हमें ये दे रखा है ना, क्या दे रखा है हमें, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 है, यानी ये आंतरिक अर्धवृत्त है, इसका व्यास ये भी 60 हो गया, ठीक है। तो आंतरिक अर्धवृत्त का व्यास हमें 60 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस, उसको हम स्मॉल आर से बताएंगे, छोटे आर से, तो आर बराबर कितना हो गया 60/2 यानी
30। ठीक है, त्रिज्या मालूम चल गई हमें आंतरिक अर्धवृत्त की इसकी। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में 2 का भाग लगा दो। ठीक है, तो अब इसके अनुसार हम चलते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए 2 × 106 × 10, तो 106 × 10 और × 2 करेंगे तो हमारे पास में 2120 आ जाएगा। तो ये तो सबसे पहले तो आ गई 2120, ये वाली वैल्यू तो आ गई 2120। ठीक है, अब प्लस 2 × ब्रैकेट क्या है, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर, कैपिटल आर, बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या स्क्वायर बटा 2, ये बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर की जगह पे स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे हम, मान रख देंगे, तो मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2120 तो यह क्यों रहा, प्लस 2 × अब देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए 22 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब 22/7, तो 22/7 लिख दिया, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है, कैपिटल आर, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी निकाली है हमने, आर 40, तो 40 × 40। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर पाई यानी 22/7, स्मॉल आर, आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर छोटा आर कितना दे रखा है 30, तो इंटू 30 × 30। ठीक है, ठीक है, बटा 2, तो इसमें भी बटा 2 लिखो, इसमें भी बटा 2 लिखो। ठीक है, अब बटा 2 करेंगे, देखिए 2 से ये 22 कट जाएगा, 11 आ जाएगा, इस 2 से ये वाला 22 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 × 40 × 40, ऊपर इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा 11 × 30 × 30। ठीक है, यही हुआ। तो देखिए अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये देखिए 2120 तो यह क्यों रह गया, प्लस 2 × ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 11 × 40 × 40 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 17,600, 17,600। ठीक है, बटा 7। ठीक है, इसी तरह से 11 × 30 × 30 करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 11 × 30 × 30 9,900, 9,900 बटा 7। ठीक है, अब लघुत्तम ले लेंगे 7 लघुत्तम ले लेंगे, और 17,600 में से 9,900 जब जाएगा तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, मैं अलग अलग जगह लिख रहा हूँ, आप एक साथ लगातार लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 2120 प्लस 2 × लघुत्तम लेकर के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7,700 बटा 7, 7,700 बटा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 1100 आ जाएगा ये, तो 1100 आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 2120 प्लस 2 × 1100, 2 × 1100 कितने हो जाएंगे 2200। अब 2120 और 2200 को हम जोड़ देते हैं
तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2120 और 2200 को जोड़ देंगे तो 4320। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, समझने में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.3 सवाल नंबर 9 पर। इस सवाल में, सवाल नंबर 9 में, प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि आकृति 12.27 में, यानी इस आकृति में ए बी और सी डी, ए बी ये ए है और ये बी है, तो ए बी यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और सी डी ये सी है और ये डी है, यानी ये वाली लाइन, केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ये कह रहे हैं कि ए बी और सी डी जो हैं ये दोनों व्यास हैं और कैसे हैं, लंबवत हैं, लंबवत ओ केंद्र वाले वृत्त के। ठीक है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। अब ये दोनों व्यास हैं, इसका मतलब ये दोनों जो हैं लाइनें, ये इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट रही हैं, 4 बराबर भागों में बांट रही हैं। हमसे कहा गया ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ठीक है, और ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओ ए ये वाला ओ ए, ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ओ ए 7 सेंटीमीटर हमें दे रखा है और ए बी और सी डी ये क्या है, एक वृत्त के व्यास हैं और परस्पर लंबवत हैं, यानी ये चारों के चारों बराबर हैं। इसका मतलब ओ ए अगर 7 सेंटीमीटर है तो ओ डी जो है ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ओ बी ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ओ से सी ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या आई वो 7 सेंटीमीटर हमारे पास में आ गई। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे कहा जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि छायांकित भाग का मतलब क्या है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग में क्या क्या चीज आ रही है, तो देखिए छायांकित भाग, इसमें क्या क्या चीज आ रही है, देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है, प्लस क्या चीज आ रही है, प्लस आ रही है, देखिए इस चित्र को देखिए, दो वृत्तखंड बन रहे हैं हमारे पास में। वृत्तखंड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक बिंदु यहाँ पे P लिख देते हैं, तो यहाँ पर Q भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में दो वृत्तखंड बन रहे हैं, दो वृत्तखंड बन रहे हैं और दोनों समान नाप के हैं, तो हम कोई भी एक वृत्तखंड का नाम लिख देंगे 2 इंटू वृत्तखंड, वृत्तखंड, एक किसी भी एक वृत्तखंड का नाम लिख देंगे ओ ए पी सी, ओ ए पी सी। ठीक है, तो छायांकित भाग का मतलब क्या हुआ, एक तो ये छोटा वाला वृत्त जो आसमानी कलर में दिया गया है और एक ये वाला हिस्सा, ये वाला वृत्तखंड और एक ऐसे ये वाला वृत्तखंड, दो वृत्तखंड है हमारे पास में। ठीक है, ओ ए दोनों वृत्तखंड, खास बात क्या है कि दोनों के दोनों वृत्तखंड समान है, दोनों के दोनों वृत्तखंड समान है। ठीक है,
तो छायांकित भाग का मतलब क्या हुआ, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू वृत्तखंड OAPC का क्षेत्रफल ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे वृत्त की बात, ठीक है। तो छोटे वृत्त में क्या दे रखा है हमें, छोटे वृत्त में प्रश्नानुसार OA बराबर हमें दे रखा है 7, ठीक है। तो OA और OD ये दोनों बराबर हैं, OA बराबर OD है, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त का, छोटे वृत्त का त्रिज्या कितनी हो गई, छोटे OD क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है, ठीक है। यानी छोटे वृत्त का व्यास वो हमारा कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस यानी R वो कितना हो जाएगा, 7/2, ठीक है। अब छोटे वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना क्या हो गया फार्मूला, पाई R स्क्वायर, ठीक है। पाई की जगह पे हम 22/7 रख देंगे, R स्क्वायर की जगह पे 7/2 को 2 बार लिख देंगे इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 7/4, 22 को 7 से करेंगे तो 4 कैसे हुआ, 2 से ये हो गया, ये 11 कट गया, तो 11 7 77/2, हमारे पास में क्या आ गया, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 77/2। ये तो छोटे वृत्त की बात हो गई, ठीक है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे वृत्तखंड की, वृत्तखंड की, सेगमेंट की, ठीक है। अब वृत्तखंड में क्या है, देखिए वृत्तखंड की त्रिज्या यानी रेडियस, वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है OA बराबर 7, तो वृत्तखंड की त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और केंद्रीय कोण, वृत्तखंड का कोण, केंद्रीय कोण, वृत्तखंड का जो कोण होता है, केंद्रीय कोण, जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमें कहा गया है प्रश्न के अंदर कि AB और दूसरी भुजा है CD, ये दोनों कैसी हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर। अब दोनों भुजाएं क्योंकि लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो केंद्रीय कोण हमने 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अब हम क्षेत्रफल की बात करें, वृत्तखंड के क्षेत्रफल की, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हम जानते हैं θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 इंटू R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। थीटा हमें मालूम है 90 डिग्री है, R की वैल्यू मालूम है हमें 7 सेंटीमीटर है। अब ये मान हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो थीटा की जगह पे लिख दिया 90/360 इंटू पाई की जगह पे लिख दिया 22/7, R स्क्वायर, R की जगह पे 7 लिखना है तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो 7 को, 7 इंटू 7 माइनस साइन θ/2, साइन थीटा की जगह पे 90 लिखना है
साइन थीटा, थीटा की जगह 90 लिखना है, तो 90/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे साइन 45, साइन 45 इंटू कॉस थीटा/2, वही कॉस थीटा की जगह 90 लिखेंगे तो 90/2 लिखेंगे तो 90 और 2 से कट जाएगा तो 45 आ जाएगा, तो कॉस 45, कॉस 45 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 7, स्क्वायर है यानी 7 को 2 बार लिखना है, 7 इंटू 7। अब देखिए इसमें हम साइन 45 और कॉस 45 दोनों के मान रख देते हैं, ठीक है, और इसको काट देते हैं, ठीक है। तो देखिए 90 और 360 काटा तो 4 बार हो गया, 9 चौक 36, ठीक है। इस 7 से ये 7 कट गया। अब 22 इंटू 7 कितना होता है, 22 इंटू 7 154, नीचे आ गया 4, तो ये लिख दिया हमने 154/4। अब माइनस साइन 45, साइन 45 का मान होता है, सारणी में देखिए याद कीजिए, साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 लिख दिया, इंटू कॉस 45, कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, 1/√2 लिख दिया, इंटू 7 इंटू 7 यानी 49, 49 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 अंडर हट जाएगा, सिर्फ 2 ही आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में क्या आ गया 154, तो इधर आ गया अपॉन 4 माइनस 49/2, 49/2 ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, इसका हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा 154, 154 तो यूं क्यों आ जाएगा, माइनस 49 इंटू 2 यानी 98, 98 आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास में 154 माइनस 98/4, तो 154 में से 98 जाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, यहां जगह नहीं मैं ऊपर लिख रहा हूं, हमारे पास में आ गया 56/4 और उसको काटेंगे तो आ जाएगा 14। तो ये जो वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास में 14, ठीक है। अब बात आ रही है छायांकित भाग के क्षेत्रफल की, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास में 77/2 प्लस 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास में 14, ठीक है। यानी हमारे पास में क्या आ गया अब 77/2 प्लस 14 दूनी 28, जब इसको सॉल्व करेंगे बटा 1 करके तो हमारे पास में लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ गया 2, 77 प्लस 56, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 77 प्लस 56 को तो कितना आ जाएगा 133/2, 133 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 66.50। ये हमारे पास में आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है इसलिए इसकी जो मात्रक लगेगा, यूनिट लगेगी, वो होगी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, 66.50 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 10 पर। इसमें हमसे कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है ABC। इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष, प्रत्येक वर्टेक्स, प्रत्येक शीर्ष A B C, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, तो प्रत्येक शीर्ष यानी A B और C, इन तीनों को केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, ये जो भी त्रिभुज है उसकी भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, यानी ये बीच में, और वृत्त खींचे गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या मतलब क्या है, ये जो आसमानी कलर का जो भाग रह गया ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अगर हम चित्र को गौर से देखें तो हमें क्या नजर आएगा। देखिए हमें 1 2 और 3 त्रिज्य खंड नजर आ रहे हैं, 3 सेक्टर नजर आ रहे हैं। त्रिज्य खंड या सेक्टर का मतलब तो आप जानते ही हैं। त्रिज्य खंड या सेक्टर का मतलब होता है 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से बना हुआ जो क्षेत्र होता है, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो त्रिज्य खंड होते हैं। तो 3 त्रिज्य खंड हमें इस चित्र में नजर आ रहे हैं। पहला त्रिज्य खंड बना कैसे, जब शीर्ष A से हमने वृत्त खींचा। दूसरा त्रिज्य खंड बना कैसे, जब शीर्ष B से हमने एक वृत्त खींचा। और तीसरा त्रिज्य खंड बना जब हमने C से एक वृत्त खींचा। ठीक है, और जब तीनों त्रिज्य खंडों को हम देखते तो उसके बीच में जो गैप बन गया, उस स्थान का हमें क्षेत्रफल पूछा गया, उसको छायांकित किया गया है आसमानी रंग से, और इस भाग का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है सिंपल, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे भी रखा है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दें, तीनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा दें, ठीक है, 3 त्रिज्य खंड है और समान नाप के हैं ये, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, इक्विलेटरल है, समबाहु है, और त्रिज्याएं जो हैं हर भुजा के आधे के बराबर ली गई, त्रिज्याएं समान है इसकी प्रत्येक वृत्त की। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग के क्षेत्रफल का मतलब हुआ इक्वल्स टू समबाहु इक्विलेटरल त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 इंटू त्रिज्य खंड, किसी भी एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ले लो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें पहले से ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो 3 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, थीटा का मतलब क्या होता है, त्रिज्य खंड का कोण, केंद्रीय कोण, त्रिज्य खंड का कोण। ठीक है, अब त्रिज्य खंड के कोण की अगर हम बात करें तो त्रिज्य खंड के कोण में किससे बन रहा है त्रिज्य खंड, समबाहु त्रिभुज से, इक्विलेटरल ट्राइंगल से। तो त्रिज्य खंड का जो कोण हुआ वो 60 डिग्री का हुआ। क्यों हुआ,
क्योंकि त्रिभुज के जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, उसके प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो थीटा तो हमें मालूम है, सवाल में दे रखा है हमें, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो थीटा तो हमें मालूम है। अब पाई की वैल्यू हमें मालूम होती है आर स्क्वायर, यानी त्रिज्य खंड की त्रिज्या। तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी है वो तो इसमें दे ही नहीं रखी। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो हमारा सवाल उठता है कि त्रिज्य खंड की त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करें। तो अगर हम त्रिज्य खंड की त्रिज्या की बात करें, त्रिज्य खंड की त्रिज्या की बात करें, तो अगर हम चित्र को देखें तो देखिए, त्रिज्य खंड सेक्टर की त्रिज्या रेडियस, तो देखिए हमसे कहा गया है कि त्रिज्या कितनी ली गई है, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, यानी 50%। ठीक है, यानी जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हमें दिया गया है उसकी भुजा की आधी जो है वो त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज की भुजा, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें मालूम हो और भुजा का हम आधा कर दें तो वो त्रिज्य खंड की त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा भी मालूम नहीं है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करके और त्रिज्य खंड की त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर रहे हैं हम, भुजा। ठीक है, तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है। और इस फार्मूले के हिसाब से चलें तो सवाल में हमें क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है 17,320.5, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखिए भुजा स्क्वायर को यहीं की यहीं रहने देंगे और √3/4 को इधर जब हम शिफ्ट करेंगे RHS में तो क्या हो जाएगा, √3 तो नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप में जब हम इसको करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 इंटू 4 अपॉन √3। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, √3 का मान हमें मालूम होना चाहिए। √3 का मान हमारे बार में काम में आता है, हमेशा इसको याद रखें। √3 का मान होता है 1.73205। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये √3 का मान है, तो अब √3 की जगह पे √3 का मान लिख देंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहां लिख देता हूं, जगह कम है, 17,320.5 इंटू 4 अपॉन √3 का मान लिख रहा हूं 1.73205
205। ठीक है, अब देखिए, दशमलव हटा देंगे हम, दशमलव हटा देंगे, इधर से पॉइंट हटाएंगे ऊपर वाली तरफ से, तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले में संख्या में पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, तो ऊपर क्या हुआ, दशमलव का होता है 1 लिख देंगे, और जितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो लगा देंगे। ऊपर 1 लाख से मल्टीप्लाई हो गया कुल मिलाकर के, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब 10 की जीरो से ये 1 लाख की 1 जीरो चले गए, तो ऊपर 10,000 रह गया। ठीक है, अब संख्याओं को देखिए, 173205 ऊपर है, 173205 ये भी नीचे, ये नीचे है, तो दोनों कट जाएंगे, ये इसको और इसको आप काट दो। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, 4 इंटू 10,000, और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, तो यानी 4 इंटू 10,000 कितना हो गया, 40,000। तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में क्या आ गया, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 40,000। ठीक है, और भुजा बराबर, स्क्वायर हटा दें अगर हम भुजा की बात करें खाली, तो 40,000 का अंडर रूट, 40,000 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, अब 40,000 का वर्गमूल कितना होता है, 40,000 का वर्गमूल होता है 200। तो भुजा बराबर हमारे पास में आ गया, भुजा बराबर हमारे पास में आ गई 200। ठीक है, जब हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा प्राप्त हो गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 200। अतः जब भुजा 200 आ गई है, तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी हो गई, तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या r, त्रिज्य खंड की त्रिज्या क्या थी, समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा दो, यानी 200 बटा दो, 200 बटा दो यानी 100। तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई 100। ठीक है, यही इस सवाल के अंदर महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक है, अब त्रिज्य खंड की त्रिज्या हमें प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, अब हम बड़ी आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, त्रिज्य खंड की त्रिज्या हमें प्राप्त हो ही गई है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब क्या था हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। 3 क्यों इंटू कर रखा है हमने, क्योंकि 3 इसमें त्रिज्य खंड है, 3 इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें दे ही रखा है। अब पहले ये लिख लो, क्या लिखना है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या वो हमने निकाल ली है, कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है, तो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। और त्रिज्य खंड का कोण, खंड का कोण, कोण कितना आ गया, हमने बताया था कोण कितना आएगा, 60 डिग्री। क्यों आएगा 60 डिग्री कोण, त्रिज्य खंड का कोण, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का
प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सीधा सीधा दे रखा है, उसको क्यों लिख दिया हमने? देखिए 17320.5, ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, माइनस 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते ही हैं, थीटा बटा 360। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 3 इंटू थीटा कितना है? 60 बटा 360 इंटू पाई, पाई की जगह पे हमने लिख दिया 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100। त्रिज्या कितनी है? 100 त्रिज्यखंड की, तो 100 का स्क्वायर यानी 2 बार 100 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 60 और 36 6 बार कट जाएंगे। ठीक है, 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार, फिर इस 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार। ठीक है, तो अब क्या आया हमारे पास में? 3.14 इंटू 50 इंटू 100। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 15,700। ये हमारे पास में आ जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था 17,320.5, इसमें से हमें घटाने हैं 15,700, और जब हम घटाएंगे तो घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1,620.50। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर इसका मात्रक लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल करके आया वो हमारे पास में कितना आ गया? 1,620.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 11 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक वर्गाकार, एक स्क्वायर रुमाल है, हैंकरचीफ है, और इस वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार, कितनी? 9 वृत्ताकार सर्कुलर डिजाइन बनी हुई है। इनमें से प्रत्येक डिजाइन की जो त्रिज्या है, यानी प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे पहले तो यहां ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया है कि रुमाल पर 9 वर्गाकार डिजाइन है, 9 है। ठीक है, और प्रत्येक वर्गाकार जो डिजाइन है उसकी त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या का मतलब क्या होता है? उसकी जो परिधि है, वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका मतलब वृत्त का व्यास क्या होगा? उसका दुगना होगा, डबल होता है, त्रिज्या का डबल होता है व्यास, डायमीटर। ठीक है, तो व्यास या डायमीटर जो है वो त्रिज्या का दुगना हो गया, यानी 7 दूनी 14 हो गया। यानी प्रत्येक वृत्त का जो व्यास हुआ वो कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और चित्र में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक लाइन के अंदर, एक पंक्ति के अंदर 3 वृत्त हैं, 3 वृत्त हैं। तो अगर एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 3 वृत्तों का व्यास कितना होगा? इसका भी 14 सेंटीमीटर होगा और इसका भी 14 सेंटीमीटर होगा। यानी कुल मिलाकर के हम देखें तो तीनों का व्यास कितना हो जाएगा? तीनों वृत्तों का व्यास वो हो जाएगा हमारा
42 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीनों वृत्तों का व्यास 42 सेंटीमीटर हो रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ग दिया हुआ है इसकी भुजा भी कितनी हो गई, क्योंकि वृत्त, इन तीनों वृत्तों का व्यास और इस वर्ग की जो भुजा है वो बराबर है। ठीक है, तो वर्ग की जो भुजा है ए बी मान लीजिए इसमें, ठीक है, वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हो गई, 14×3 = 42। तो 42 सेंटीमीटर हमारे पास में वर्ग की भुजा आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है। अगर हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 9 वृत्तों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दें तो छायांकित भाग का डिजाइन छायांकित नहीं, बचे हुए शेष भाग का जो है क्षेत्रफल वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या। वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, रेडियस, वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्ताकार डिजाइन का व्यास, डायमीटर, व्यास यानी डायमीटर, ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि एक पंक्ति में, एक लाइन में, क्योंकि एक पंक्ति में 3 वृत्त हैं, 3 वृत्त हैं, अतः वर्ग की भुजा, स्क्वायर की जो भुजा, वर्ग की भुजा क्या हो गई, 3 × 14 यानी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, हमें निकालना है डिजाइन के अलावा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो डिजाइन के अलावा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना है हमें 9 × वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो इसको हम करें अगर भुजा इंटू भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा। ठीक है, -9 × वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल, इस फार्मूले में मान रख देते हैं, भुजा इंटू भुजा, भुजा कितनी है वर्ग की, 42, तो 42 × 42 -9 × πr², पाई का मतलब 22/7, r², r कितना दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है वृत्त की, 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर देना है यानी 2 बार 7 लिख दो। ठीक है, अब देखिए 42 × 42 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1764। कितना आ जाएगा, 1764। 42 × 42 करेंगे माइनस, अब इधर देखिए 7 से ये 7 कट गया, अब 22 × 7 × 9, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आता है, 1386। 1386, 13 8 6,
और जब 1764 में से 1386 को हम घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, इक्वल्स टू 378 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, 378 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो 378 वर्ग सेंटीमीटर आया है, ये रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल है डिजाइन को छोड़ करके, और यही हमारा आंसर है। आगे समझ में? सिंपल सवाल था, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।